हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सब जानते हैं कि हम यूपीएसआई के लिए मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली हम कुछ 10-15 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस में से 2-4 कॉन्सेप्ट सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं जो काम आए, मतलब जिस पे हम आगे और भी क्वेश्चंस बना पाएँ। ये 10-15 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 क्वेश्चन बस मिल रहे हैं। ये 10-15 क्वेश्चन के बेस पे आप सबसे बढ़िया तो ये चीज़ है कि आप अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन आने के बाद कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, मतलब हाउ टू सॉल्व देखते ही पहले समझ में आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के बेस पे, एक कॉन्सेप्ट के बेस पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ऐसा सोच के आप देखिए, पॉज कीजिए, लगाइए। और एक बात और, मैंने प्लेलिस्ट इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, जिसमें यूपीएसआई की प्रैक्टिस करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें अभी ये चौथा लेक्चर होगा। एक लेक्चर पहले का था, 2 अभी और हो चुका है, एक और, मतलब ये अभी हो सकता है एग्ज़ाम के पहले 10-12 लेक्चर आपको मिल जाएंगे ऐसे। वो ज़रूर आप देखिए, पूरा देखिए। और एक क्विकर सीरीज़ करके है, क्विकर सीरीज़ भी आप देख के जाइए। क्विकर सीरीज़ की खासियत ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जो कुछ अच्छे बर्निंग क्वेश्चंस आए हैं ना, जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, उनको बेस्ट तरीके से करवाया हूँ। मतलब आप एक देख करके आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता था। नहीं तो आप पहले बार आए, फंसना, देर होना और अप्रोच ना कर पाना, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आप एक बार में अच्छा करोगे। और एक और, मतलब बाकी आपके सिलेबस का कोर हिस्सा है एपी एंड जीपी। इस पे मैंने बस 2 ही लेक्चर डाला है, 2 मोर देन एनफ है। आप उस दोनों को अगर देख लेंगे तो ये गारंटीड है कि आपका उससे बाहर नहीं पूछेगा यूपीएसआई में। बाकी किस्त के ऊपर भी एक वीडियो है, आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अभी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी। उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत, अब यहाँ से देखिए, जब शेष छात्रों का बोला तो आप समझ जाइए, यानी 48 छात्र तो है ही, इनके प्रभावित किया है केवल इतना, ये बोल रहा है। लेकिन जो बाकी के छात्र हैं ना, उनमें 3.5 की वृद्धि हो गई। मतलब प्रभावित तो सभी हैं, लेकिन ये जो एक लाइन लिख रहा है ना, ये केवल इनके लिए लिख रहा है। 48 छात्रों का 78 से घटकर 66 हो गया और टोटल बोल दिया कि 4.5 अंक की कमी हो गई है। तो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो भी कमी बेसी, मतलब कमी वृद्धि कुछ भी अगर हो रही है ना, तो देखिए, समझिए बात को। ये 48 छात्र हैं होंगे और ये कुछ एक्स छात्र शेष रहे होंगे। टोटल 48 प्लस एक्स छात्र हैं होंगे। इनका बोला है 78 से 66, मतलब इनका जो है ना -12 हो गया। मतलब इन सबके पास से 12-12 कम हो गया। औसत का ही मतलब होता है, सबसे जाता है। इनमें बोल रहा है कि 3.5 बढ़ गया, ठीक है। और सब में से बोल रहा है 4.5 घट गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जितना घटा होगा फिर ये जितना बढ़ा होगा, ये मिल करके ओवरऑल जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना सब में से घट जाना चाहिए, यही बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले इसका गुणा करके देख लीजिए। 12 बट्ठे 96, 6 80 लगा 9, 12 चौका 48, 9 57, 576 है ये माइनस का। 3.5 एक्स ये प्लस है और इज इक्वल टू, ये माइनस का है 48 चौक के 48 दूनी 96 दूनी 192, 192 और 0.5 मतलब 24 और जुड़ जाएगा तो 216, मतलब माइनस का 216, ठीक है। और माइनस का 4.5 यक्स। अब यक्स को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 576 उधर जाएगा, उसमें से 216 घट जाएगा। 576 में से पहले 200 घटाइए, 376, 16 और घटा दीजिए तो 360। एक्स कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 5 40। अब 48 प्लस एक्स कितना आ गया, 48 और 45 40, 40 80, 8 5 13, 93, ये हो गया, ठीक है। ये वेटेड एवरेज का तरीका था, ये मैंने सिखा रखा है। जब आप पहला लेक्चर, जब आप परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अभी हम देखते हैं एक और, मतलब कि मैं जो पसंद करता हूँ, मैं जैसे लगाना चाहता हूँ। जब भी ऐसा कुछ दिखता है ना कि 2 ग्रुप में कोई चीज़ हो ना, जो 2 ग्रुप में बट जाए और इन दोनों ग्रुप के बारे में कुछ कुछ दिया हो और एक जो दिया हो ना फिर दोनों को मिला करके दे दिया गया हो, जब भी ऐसा कुछ दिखता है तुरंत आपकी आंखें चमक जानी चाहिए कि अब एलिगेशन का कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखिए, आप क्या बोला था,
48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए, मतलब ये हो गए -12। ठीक है, अब बाकी के 3.5 अंक की वृद्धि हो गई, मतलब इनके हो गए +3.5। ओवरऑल क्या बोल रहा है, 4.5 की कमी हो गई, 4.5। अब आप एक बात बताओ, एलिगेशन दिख रहा है आपको, ये देखो, ये वैल्यू -12 -4.5 से छोटी होती है, आपको सबको पता होगा, माइनस में जब वैल्यू जाती है तो छोटी होती जाती है जितना हम आगे जाते हैं। तो -4.5 से ये छोटा है और ये इससे बड़ा है, मतलब ये बीच में दोनों के है, तो एलिगेशन पक्का लगेगा। अब आप देखो, ये छोटी थी तो इसमें से घटेगी, तो -4.5 -12 तो क्या हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब ये इसमें मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.5 -4.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 8 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, कितनी, 48 छात्र, आपको वैल्यू कितनी की निकालनी है, 8 7 15, 15.5 की। ठीक है, 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 6, 15.5 की, 15.5 गुणे 6 बराबर 15 छक्का 90 और 6 का आधा 3, 93 आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं, सबसे इजी तरीका ये है एलिगेशन। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, ठीक है, मतलब फूड पर कर दिया 35%। अब रिमेनिंग हो गया 65%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है। इसका 4/13, 13 बच्चे 65, 5 चौक 20, 20% परिवहन। ठीक है, शेष कितना बचा, अभी बच गया 45। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब क्या बोल रहा है, वह कुछ अन्य खर्च करता है। अब इस 45% में से पता नहीं हमें अन्य खर्च क्या कर दिया, लेकिन प्रति माह 6,300 बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद यही बचा है, इसका 20% का 20% कितना होगा, 45 का 20%, 9 बच्चे 45, तो 9 दूनी 18, यही होगा ना, नहीं 9 बच्चे 45, तो 9 एक 9, 20-25 100 होता है ना, हाँ 9%, 9% क्या बोला है, 6300 है। प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। ठीक है, 9 की वैल्यू है 6300। अब ये बताइए, इसका 20% मतलब अभी हमारे पास कितना हमारे पास बचा हुआ है, 9% यहाँ हो गया, तो बचा है 36%। ठीक है ना, उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है हालांकि 36% की। 9 सत्ते 63, 700, 1 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू 70,000। आंसर खत्म, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे आइए, देखिए ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको बोलते हैं, परमुटेशन ही बोलते हैं इसको, हाँ नहीं, प्रकार है कॉम्बिनेशन, जो भी है क्रमशः संचय छोड़िए। 3 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि 2 लड़कियां एक दूसरे के क्रमवार साथ साथ ही एक पंक्ति में रहें। अच्छा, आप एक बात बताइए, हम क्या कह रहे हैं कि 3 लड़के और 2 लड़कियां, टोटल बन कितने रहे हैं, ये बोल क्या दिया, कंडीशन 2 लड़कियां एक दूसरे से क्रमवार साथ साथ एक ही पंक्ति में रहें। तो ये बताइए, जब ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगी, G1 और G2, ये जब दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगी तो इन दोनों को एक ही यूनिट रखना पड़ेगा। बाकी लड़के जो 3 हैं, 2 इधर आ जाए 1 इधर आ जाए, या 2 इधर आ जाए 1 इधर आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं मतलब। तो बेसिकली हम कितना मतलब एंटिटी देख पा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4। तो कहने का मतलब यह है कि
तीन लड़कों के साथ दो लड़कियों को इकट्ठा रख के, वो दोनों एक ही यूनिट हैं, जैसे वो धमाल मूवी में आदि मानव रहते हैं ना, एक ही यूनिट, ऐसे ये दोनों एक ही यूनिट हैं। तो तीन लड़के एक लड़की, मतलब एक लड़की का ग्रुप। तो इन चार लोगों को हम कितने प्रकार से बैठाएंगे? 4 फैक्टोरियल प्रकार से गुणे। अब आप एक बात बताओ, ये जो दोनों एक साथ रह रही हैं, इसमें भी तो G1 G2 और G2 G1 भी हो सकता। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से इनको आपस में हम कंबाइन कर सकते हैं, आपस में हम मतलब वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 2 फैक्टोरियल मतलब 2। 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ये इसका आंसर हो जाएगा 48। समझ में आया? मतलब क्या था, ये दोनों एक ही यूनिट हैं और 3 लड़के हैं, तो टोटल 4 लोग हुए इस हिसाब से। अब 4 को हम पहले तो 4 को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उनमें से जो दो एक साथ बैठने वाली हैं, इन दोनों को आपस में भी एक अलग अलग कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। अच्छा, आप एक बात समझो, टोटल दूरी क्या रही होगी? कुछ इतनी रही होगी। ये बंदा यहाँ तक आया होगा, अब इसको क्या लग रही है कि ये दूरी जो है ना टोटल की, मतलब शेष दूरी की, देखो यहाँ ध्यान दो आप, शेष दूरी की 7/11, मतलब अगर ये 7 है तो शेष दूरी 11 होगी, तभी तो इसकी 7/11। देखिए ना, इसकी 11 की अगर 7/11 आप करेंगे तो 7 ही आएगा, यही वाला है। तो वही बोल रहा है कि शेष दूरी की 7/11 है। अब क्या बोल रहा है? 1 घंटे 20 मिनट से 24 किलोमीटर की दूरी। अब तो टोटल कितना हो गया है? 18 की वैल्यू दी है 24 किलोमीटर, एक की वैल्यू 24/18, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 7 की वैल्यू 28/3। ठीक है, मतलब 28/3 किलोमीटर ये चला है कितने देर में? 1 घंटे 20 मिनट में। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 28/3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट, मतलब क्या होता है? 1/1/3। तो मतलब 1/1/3, 3 कलम 3 1 4/3, 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 7 बार में, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। खत्म, इसमें भी कुछ नहीं था। ये देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 428 पृष्ठ वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की कितनी संख्या है? आप एक बात बताइए, जैसे आप किताब की पृष्ठ मतलब पेजिंग करते हैं, पेज नंबर डालते हैं 1 2 3, ऐसे आप जब करते जाएंगे 10 11 12। अब देखो यहाँ 12 लिखने के लिए 2 डिजिट आए, 11 के लिए 2 आए, 10 के लिए 2 आए, ऐसे 2 डिजिट आ रहे हैं। तो आप सोचो कितना डिजिट लग सकता है। पहले 428 में टोटल 3 डिजिट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले हम लिख लेते हैं डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट कहाँ तक आएगा? 0 से तो पृष्ठ नंबर स्टार्ट नहीं होता है, तो 9 ही आएगा। 9 डिजिट टोटल 1 से 9 तक आएंगे। अब 2 अंक में कितना आएगा? 2 अंक में टोटल कितना होता है? टोटल होता है कहाँ तक? 99 तक होता है। 99 में से 9 जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाते हैं, तो बचता कितना है? 90। तो 2 डिजिट में 90 संख्या। अच्छा, 3 डिजिट में टोटल कितना होता है? 999 होता है मैक्सिमम, और इसमें से 99 जो है 2 डिजिट में आ जाता है, तो ये बचता है 900। कितना बचता है? सॉरी, ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें कहाँ तक जाना है? बस हमें ये देखिए 428 तक जाना है ना। तो 428 में टोटल नंबर तो 428 होते हैं, लेकिन इनमें से हमें 2 डिजिट वाला हटा देना है। तो 2 डिजिट कितना होता है? 99 तक 2 डिजिट में होता है। ठीक है, तो 18 में से 9 निकल गया 9, और 11 में से 9 निकल गया 2 और 3। ठीक है, तो 1 डिजिट है तो टोटल 9 डिजिट ज़रूरत होगी। 2 डिजिट वाला 90 है, तो यानी कि 180 डिजिट की ज़रूरत होगी। प्लस 3 डिजिट वाला 329 है, तो 3 9 27, 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 त्रिक का 9। टोटल कितना हुआ? जोड़ लीजिए,
9 7 16 को 6 हासिल लगा 1, 8 1 9, 8 17 को 7 हासिल लगा 1, और 9 1 10 1 11। ये हो गया आपका आंसर 1176। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा अच्छा है। आप ये सब चीज़ें सोचना आपको सही लगेगा, सोचोगे तो। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो यूपीएसआई के प्रैक्टिस बैच में जो पहला प्रैक्टिस मैंने करवाया है उसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया है इस वाले के लिए। बाकी तो देखिए 0.33333 ये सभी को पता है कि 0 पॉइंट ये जो होता है इधर चला जा रहा है, 0.3333 जो होता है ये होता है 1/3, 0.25 1/4 इंटू, अब देखिए 4 मतलब 0.499, 0.499 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना 99 रिपीट हो रहा है ये रिपीट ही होता रहेगा, 99 कभी टर्मिनेट नहीं होता है, 9933 ये लोग कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, 11 भी। तो जितने पे बार लगा है, जितना रिपीट हो रहा है, मैं थोड़ा सा बस आपको बता देता हूँ, जितना रिपीट हुआ है उतना 9 लिखते हैं नीचे। अब ये नहीं कि यहाँ 9 रिपीट हुआ है तो 9 लिख रहे हैं, नहीं, अगर ये 4 3 3 भी रहता तो भी 9 ही लिखते। जितनी संख्या रिपीट हुई है ना वहाँ पे 9 उतना 9 लिखते हैं, और जो नहीं रिपीट हुआ है उतना 0 लिखते हैं। ठीक है। और टोटल में से 499 में से जो रिपीट नहीं हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ कितना आ जाएगा? 495। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है पहले लेक्चर में, यूपीएसआई प्रैक्टिस का जो पहला है, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था विदाउट माइक एंड विदाउट थंबनेल यूज़ का, ऐसा नॉर्मल सा है, वो देख लीजिएगा आप। 495/990 इंटू 0.125, एकदम याद रहना चाहिए आपको कि 1/8 होता है, गुणे 24। ठीक है। 2 बार में कट जाएगा, ये दिख रहा है साफ साफ, 3 बार में ये कट गया। ठीक है। अब 3 से ये भी कट गया तो नीचे आ गया 1/8, बस, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे 1/8 आंसर। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर देखिएगा, पूरा वहाँ पे मैंने बता रखा है हर तरह से। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। 52 पत्तों वाले एक ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते एक साथ निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के रानी होने की प्रायिकता क्या है? यही बोल रहा है। तो रानी कितनी होती है 52 कार्ड में से? 52 कार्ड 4 टाइप के होते हैं, आपको पता है, 2 कलर होते हैं। ठीक है। और बाकी पान, ईंट, चिड़ी और वो क्या उसे बोलते हैं जो एक दिल की तरह होता है। ठीक है। ये 4 उसका वो होता है, 2 कलर होते हैं, 4 रानी, 4 राजा, 4 गुलाम, मतलब जोकर। 4 राजा, 4 रानी, 4 जोकर, 4 इक्का, और बाकी सब जो है वो चलता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ना मतलब 2 तरह से हम निकालते हैं। 52 कार्ड फेंट के रख दिए गए, एक होता है ना, यहाँ जैसे बोला है एक साथ निकाले गए, मतलब पहले एक निकाला, बचा कितना? 51। अब इसमें से एक और निकालेगा तब बचेगा 50। ये होता है एक तरीका निकालने का। और दूसरा तरीका होता है जब बोलता है ना कि अलग अलग निकाला जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक शब्द नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो बोलता है कि उसे कहते हैं ना मतलब पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, मतलब दोहराया नहीं जा रहा है, फिर से उसमें डाला नहीं जा रहा है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस होता है कि 52 में से एक निकाल के देख लिया, फिर इसको डाल दिया, फिर 52 में से एक और निकाल के, मतलब फिर से एक निकाल के देख लिया। एक केस ये होता है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? यहाँ पे बोला है एक ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से, अच्छा प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बोलते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, फेवरेबल ऑप्शन या रिजल्ट जो भी आप कह लो, और टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबल रिजल्ट। यही होता है प्रोबेबिलिटी। अब आप एक चीज़ देखिए, 2 पत्ते एक साथ निकाले गए हैं ना, तो मतलब निकाला फिर निकाला, डाला कुछ भी नहीं है।
तो आप एक बात बताइए, जब पहला पत्ता निकालेगा, बोला है दोनों पत्ते की रानी होने की संभावना, बोला है दोनों पत्तों के रानी होने की संभावना। अच्छा एक बात और, या अगर रहता है तो हम प्लस करते हैं, और रहता है मतलब ये भी होना है और वो भी होना है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, दो पत्ते निकाल रहे हैं, पहला पत्ता अगर रानी होना, तो एक बात बताइए, रानी टोटल कितनी होती हैं? 4। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, पहले तो ऐसे वो निकाल के देख लिया, 52 में से मतलब इतनी संभावना है, 4 रानी 4 हैं, टोटल पत्ते 52 हैं। लेकिन बोल रहा है दोनों रानी होनी चाहिए, मतलब और दूसरे केस में भी रानी चाहिए, और है तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब एक रानी अगर निकल गई होगी तो कितनी रानी बचेगी? 3। और पत्ते कितने बचेंगे? 51। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 17 बार में कट जाएगा, 4 से 13 बार में कट जाएगा, 1/17 51, एक हासिल लगा 5, 17 कलम 17 5 22, 1/121 आंसर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे अगर बोलता कि स्वतंत्र रूप से दो पत्तियाँ निकाली जाती हैं तो दोनों के रानी होने की संभावना, स्वतंत्र रूप से अगर निकाली जाती तो क्या होता? 4/52 आप कहते, लेकिन पत्ती फिर से रख दी है तो 4/52 फिर से हो जाता। ठीक है, मतलब 1/169 हो जाता। ये हो जाता दूसरे केस में, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक बार निकाला लेकिन डाला नहीं, तो ये बात है। मतलब एक बार आपने निकाल लिया था 52 में से 4, मतलब 4/52 फेवरेबल, आपके पास 4 रानियाँ थी तो संभावना 4 थी आपके पास 52 में से, 4/52। अब एक निकाल लिया आपने तो बची 3 रानी, अब 3 ही बची है, और टोटल पत्ती भी 51 बची है, तो 3/51। हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, अब CI का एक क्वेश्चन है। 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त रुपए में कितनी होगी? अब जैसे आप जानते हैं कि जब भी CI की बात करते हैं 2 साल की, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल होता है और अमाउंट होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में होता है रेट 10% है, 10 मतलब 1/10 बोलते हैं, तो पहले साल 10 से 11 होता है, और दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहें तो ऐसे आप समझिए 100 और 121 हो जाता है। अब देखिए ये इसके पास है, मतलब ये प्रिंसिपल था जो लिया था, ये देना है इसको, तो बोल रहा है 2 बराबर वार्षिक किस्त में, तो ये 121 है, 11 है, ऐसे कैसे चलेगा? इसको भी बना देते हैं 121, तो 11 इधर गुणा करेंगे तो 11 इधर भी करेंगे। अब आप देखिए क्या हो गया, किस्त बन गई 121 की, लेकिन प्रिंसिपल जो है पहला और दूसरा मिला करके 11 दही हम 110 और 100 मतलब 210, तो 210 इसकी वैल्यू दी हुई है 4620। ठीक है, ये निकालना है और 121 आपको निकालना है, तो 121 गुणे 4620/210। ठीक है, 7 3 21, 7 6 42, 7 6 42, 3 से 22, 22 एक नंबर 22, 2 से लगा 2, 22 2 44, तो 46 4 से लगा 4, 22 एक नंबर 22 4 26, 2662 आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका एक ट्रिक भी होता है, एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक मतलब ये भी मैं कभी मौका मिलेगा कभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इसे डिराइव भी करूंगा, लेकिन अभी बस इतना याद रखिए, P मतलब जो देना है, जो ऋण है, मतलब आप समझिए कर्ज, इज इक्वल टू I इंटू, अब जैसे R है, R को अगर हम 1/x लिखते हैं तो ऊपर हो जाएगा x और नीचे x + 1, मतलब ये ऊपर जो भी है ए बी, अगर A/B है तो ऐसे लिख दीजिए इसको, ऊपर हो जाएगा b और नीचे A + B इंटू, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब A + 2B और नीचे फिर भी A + B। ये क्या था? I, यही था इंस्टॉलमेंट। अब इसको अगर 10% रेट है, R बराबर 10% अगर है तो इस पर समझो 10 मतलब 1/10, ये A है ये B है,
तो आप कैसे इसको लिखोगे, b इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसी सवाल में आप देखिएगा, ये i हो गया इंटू ऊपर, ऊपर आएगा कितना आपका 1/10 है ना ये, तो ऊपर 10, नीचे a प्लस बी मतलब 11 गुणे, अब 10 और 11 दोनों जुड़ गया 21 बट्टे नीचे 11। अब इसमें रखिए p मतलब कितना देना है 4620 रुपये, 4620 बराबर इंस्टॉलमेंट आपको पता करनी है गुणे, अब 10/11, सॉरी ये गलत हो गया था ना, ये नहीं था ना, ये तो था, कहाँ मिटा दिया, हाँ 10/11 गुणे 21/11, ठीक है। तो अभी काट दीजिए, 0 से 0 और 21 से, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, अब i इज इक्वल टू 22 गुणे 121 बराबर वही आ जाएगा आपका 2662। तो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं ऐसे, बाकी ये याद रखिए, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस निपट जाते हैं। तो आगे आते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब भी 2 साल की बात की जाती है ना, तो आप सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 10% रेट बोल दें 2 साल के लिए, तो पहले साल 10% मिलता ही मिलता है 100 रुपये पे, दूसरे साल 10% मिलता ही मिलता है, लेकिन इस 10 पे भी 10% मिलता है, मतलब एक और मिल जाता है, ये बात आपको पता है। तो ये बन जाता है 21। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, 100 रहता है, इसमें 10% मतलब इसमें 110% हम करते हैं गुणे, फिर 110% करते हैं, तो मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली 10% 2 बार आ रहा है। सक्सेसिव मतलब आपको जो फार्मूला पता होता है, जब 2% सक्सेसिव में होते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये जो फार्मूला होता है ये आप लगा सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात, इस क्वेश्चन में एक बात आप देखिए, 1 वर्ष 9 महीना, 1 वर्ष के लिए तो 10% लगा होगा, लेकिन अगले वर्ष, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर क्या हुआ होगा, केवल 9 महीने चला है मामला, तो 9 महीने 12 में से कितने होते हैं 3/4, यानी कि जो रेट है 10% ये भी 3/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 7.5, 10×30 और 30/4 7.5 होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर 7.5 ही है, मतलब क्या हो रहा है, पहले साल 10% बढ़ाया जा रहा है, दूसरे साल 7.5%। आप अगर रेट को ही कम कर लिए तो आपका समय जो है वो 9 महीने तक ही बचा। इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 7.5 प्लस अब 10 गुणे 7.5/100, मतलब क्या हो गया, एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 1 दशमलव इधर और आ जाएगा, तो 10 7 17.5 तो था ही, और ये 0.75, मतलब 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1 7 1 8 1 18.25, यानी कि क्या बोला है ये, से उधार दी गई थी जो वार्षिक रूप से संशोधित होती है, या चक्रवृद्धि ब्याज 1480, मतलब यही है 1480 है। तो आपको निकालना कितना है, 100 की वैल्यू निकालनी है आपको, 100 की वैल्यू 1480 गुणे 100/18, 25 कर लीजिए, 2 0 और बढ़ा लीजिए, दशमलव हट जाएगा, तो 25 7 175, 7 25 3 75, 25 चौके 100, और इसमें 1480 पे तो नहीं है, ये 1480 नहीं होना चाहिए, कुछ गलत दिया हुआ है, किसी ने भेजा था मेरे पास, एक्चुअली ये 1460 होगा, 1460, तब कट जाएगा, 73 दूनी 20 हो गया, 20 चौक 80, 8000, यही होगा। अच्छा वो भी छोड़िए, हम बताते हैं ट्री जो हमारा बेसिक हमेशा से रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसको हम ले लेते हैं 100, जब 2 साल की बात होती है तो 100 पहले साल दूसरे साल, पहले साल 1/10 करते हैं तो हो जाता है 10, दूसरे साल 1/10 करते हैं तो हो जाता है 10, इसका 1/10 करते हैं तो हो जाता है 1, यानी कि दूसरे साल हमारे पास बन जाता है 11, लेकिन
हमारा 11 जो है वो 12 महीने तो रहा नहीं है, तो 9 महीने रहा है। 9 मतलब 3/4 होता है, तो 33/4। ठीक है। अब टोटल 10 और 33/4, तो 10 चौक 40, 33 73/4। 73/4 की वैल्यू दी हुई है 1460। तो हमें निकालनी कितनी है, 100 की वैल्यू। 73 दूनी ये 20 हो गया, 4 80, 1 का मान 80, तो 100 का मान 8000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा है। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मीडियन है कि मीडियम है, सॉरी, हाँ मीडियम ही है। मोड, मोड सबको पता है, जो ज़्यादा बार आया मोड हो गया। मीन सबको जोड़ दो, योग बट्टे संख्या। मीडियम में आपको सम, विषम, n+2 तमाम चीज़ें बताते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है। मीडियम मतलब बीच में, आप आरोही में लगाओ या अवरोही में लगाओ, मतलब आरोही या अवरोही में लगाओ और बीच वाला पाओ। बीच वाला क्या, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 12 का बीच क्या होता है, 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अगर लगाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 6 6 इधर बट जाए तो बीच में क्या आएगा, 6.5 वाला। मतलब कि अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। जैसे अगर हम बोलें 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा है तो 7 डाटा में से बीच आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम बोलें 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा अगर है तो बीच तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये जब अगर बीच आ रहा है तो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, वो बीच वाला आ जाएगा, बस खत्म हो जाता है। यही मीडियम है। अब ये जो डाटा दिया हो, अच्छा एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको कैसे याद रखेंगे, हिंदी में देखिए, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, मध्यिका में 3 अक्षर है तो 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 में से 2 घटता ही है, बहुलक आ जाता है। बहुलक में 4 है, 4 की बात ही नहीं है, 3 ही लोग हैं तो 3 की बात करेंगे। अच्छा, अब इसको सिंपली लगा लीजिए आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 3 3 है, 7 है, 9 है, 3 7 9 और 11 12 13, इससे कम नहीं है ना कुछ, 11 12 13, फिर 16 16, मतलब 11 12 13 16 16 16 16 भी हो गया। अब 19 23 25 26, 19 23 25 26, यही है। पूछा क्या है, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा PQR अगर है तो। अच्छा, मोड क्या दिख रहा है आपको, कौन सा है जो 2 बार आया हुआ है, 16, तो मोड हो गया 16। मोड क्या है, PQR, माध्य, माध्यक और बहुलक, मतलब R आपको पता चल गया 16। ये देख के बताना था, पहले बता लीजिए। अब मीन निकालिए, 7 3 10 9 19 11 30 30 12 42 42 और 13 55 55 16 71 16 87 87 और 19 106 106 और 23 129 129 5 34 20 54 154 और 26 54 6 60 20 80 180। मीन निकाल रहे हैं आप। मीन कितना दिया हुआ है, माध्य माध्यक बहुलक है ना, माध्य P है, P की निकाल लिया वैल्यू 180 बट्टे टोटल कितना डाटा है, 3 3 6 3 9 3 12 डाटा, मतलब P आ गया 15।
ऐसे लिख दीजिए, P आ गया 15। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 12 में से तो कुछ बीच में आता नहीं है, तो 6 और 7 के बीच में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, इन दोनों के बीच में 13 और 16 के बीच में 16 + 13/2, तो 16 13 29 मतलब 14.5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये है Q। बोल रहा है P + 2Q - R, P कितना है 15, P + 2Q - R, P कितना है 15 + 2Q 29 - R 16, यानी कि 28 आंसर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे जब पूछेगा तो बाकी ग्रुप डाटा में कॉन्सेप्ट आते हैं सारे। ठीक है, अच्छा अमन है, अमन दौड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, देख लीजिए इनको भी। ये स्क्वायर है, बोला हुआ है 328 मीटर के वर्ग के चारों ओर, 328 मीटर भुजा, 328 मीटर के वर्ग के 4 भुजा के साथ, मतलब चारों भुजा 328 की है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो आपको पता है 328, 328 में 328 × 4 कुल दूरी है। समय, समय क्या होगा, समय होगा 328, पहले चलेगा 20 मीटर प्रति सेकंड से, 20 मीटर प्रति सेकंड से टाइम निकाल रहे हैं हम, टाइम पहले केस में ये हो गया। दूसरे केस में 328 फिर चलेगा कितने से, 40 मीटर प्रति सेकंड से। तीसरे केस में 60 मीटर से चलेगा 328, 20 30 40 30 था, सॉरी ये 30 से चला था, यहाँ 40 से चलेगा, प्लस यहाँ 328 60 से चलेगा। ठीक है, अब नीचे से 1/10 तो निकाल ही लीजिए। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 40 वाले को 328, ये 20 है ना, तो 328 दूनी, सबको एक साथ कर लेते हैं क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबको एक साथ कर लीजिए, 120, 20 छक्के 120, 328 × 6 प्लस 30 चौके 328 × 4 प्लस 4 × 12 328 × 3 प्लस 6 दूनी 12 328 × 2, यानी कि ऊपर टोटल 328 कितने आ गए, 6 2 8 4 12, 6 4 10 3 13 तो 15, 15 × 328 अपान 120, 15/120, 8 चौक 32, 8 एकम 8, बस 41 आ गया कुल टाइम, 41 सेकेंड। कुल दूरी कितनी है, अब निकाल देंगे एवरेज। कुल दूरी है 328 × 4 बट्टे टाइम कितना है 41 सेकेंड, 41 से 4/32, 8 बार में कट जाता है तो 32 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए मैंने कुछ भी गुणा नहीं किया, सब ऐसे रख दिया और सब कट गया, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आई। तो इस तरह से आप भी अप्रोच करें, यही तो मेन सीखना है हमें, अप्रोच कर कैसे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक बात आपको बता दूं, जब कभी a + b बराबर कुछ दिया हो c, और ऐसे तो a + b बराबर अगर आपको दे दिया हो p और a - b बराबर दे दिया हो q, तो a की वैल्यू अगर निकालनी हो तो p + q/2 और b की वैल्यू अगर निकालनी हो तो p - q/2, मतलब एक बार योग का आधा एक बार अंतर का आधा, योग का आधा करेंगे बड़ा वाला, अंतर का आधा करेंगे छोटा वाला, आ जाता है। क्यों आता है वो भी सिंपल सी बात है, अरे जोड़ देंगे तो 2a आ जाएगा बराबर p + q आ जाएगा, यानी a बराबर p + q/2 आ जाएगा, यही बात है ये जो निकाला हूँ। घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ज़्यादा इस पर समय देने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ रहे होंगे, जैसे कर लीजिए आप कैलकुलेट। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, सवाल पे आते हैं। धारा के विरुद्ध एक जलयान की गति धारा के साथ जलयान की गति की 2/3 है। ठीक है, मतलब धारा के विरुद्ध क्या होगा, अच्छा धारा के साथ क्या होगा, x + y होगा, और धारा के विरुद्ध क्या होगा, x - y होगा। तो बोल रहा है धारा के विरुद्ध जो है इसका 2/3 है, मतलब ये अगर 3 होगा तो ये 2 होगा। तो आप एक बात बताओ,
जो बोट की स्पीड है, मतलब जो x है, x कितना होगा, 3/5/2 बराबर 2.5। ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्थिर पानी में जलयान की गति धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात देखिए, ये कुछ डिस्टेंस रही होगी, डिस्टेंस मान लीजिए, माना डिस्टेंस बराबर रही होगी 6 किलोमीटर की। 6 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 की बात हो रही है ना, धारा के साथ, धारा के विपरीत 2 और 3 की, और यहाँ पे जो बोला है ना धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, इन्हीं दो की बात किया है। अब आप एक बात बताइए, धारा के साथ t1 मतलब समय, धारा के साथ में कितना लगेगा, धारा के साथ की स्पीड 3 है मतलब 2 घंटा। t2 धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध कितना लगेगा, धारा के विरुद्ध जो गति है वो 2 है तो 3 घंटा। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है कुल दूरी बटे कुल समय। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो कुल दूरी कितनी है 12, कुल समय कितना है 5, कितना आ गया एवरेज, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड। रेशियो पूछा था तो 2.5 इंटू 2.4 मतलब 25/24 आंसर। अब आप इसमें गलती क्या कर जाते हैं ना, आप गलती ये कर जाते हैं जब बोलता धारा की गति, स्थिर पानी में जलयान की गति धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति का अनुपात, तो आप क्या करते हैं ना 3/5/2 ये भी 2.5 निकालते और आप एक संबंधी एक आंसर लगा देते, जो कि गलत हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अब बाद में बोल के क्या फ़ायदा, अगर लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा। ठीक है। हाँ, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, एक और देख लेते हैं बस। क्या है इसमें, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, मतलब 5 पुरुष कितने दिन में करते हैं, बाहर में जाए, 5 पुरुष या 8 महिलाएं, मतलब दोनों बराबर होंगी, 5 पुरुष और 8 महिलाएं बराबर हैं, मतलब मेल और फीमेल 8/5, मतलब मेल की औकात 8 की है, फीमेल की औकात 5 की है। अच्छा, क्या बोल रहा है, किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये 8 जो है ना एक मेल के काम करने की क्षमता है और 5 एक फीमेल के काम करने की क्षमता है। तो टोटल वर्क अगर हम देखेंगे, टोटल वर्क ये कैसे निकलेगा, अगर 8 बोल क्या रहा है, 5 पुरुष मतलब 5 मेल हैं, एक मेल अगर 8 काम करता है, 5 मेल हैं, एक मेल अगर 8 काम करता है तो 26 दिन तक काम करना पड़ता है। 26 मतलब M1 गुणे क्या है ये, हाँ मतलब M1D1, मतलब 5 लोग काम कर रहे हैं आप 8 की क्षमता से, तो 26 दिन में काम पूरा हो पा रहा है, ये टोटल वर्क है। अब 4 पुरुष और 4 महिलाएं, अच्छा 4 पुरुष का मतलब क्या होता है, 4/32, 4 गुणे 8 प्लस 4 महिलाएं 4 गुणे 5, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, काम कितना है, इतना ही है, बस निकाल लीजिए कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से 4 से तो काट दीजिए, 4 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब ऊपर कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 26, 260/8×5 13, मतलब 13 दूनी 26, 20 दिन में खत्म। ये समझ आया, टोटल वर्क मैंने निकाल दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एक फीमेल 5 काम कर पा रही है, 8 फीमेल मिल के काम कर रही हैं, तो 8 गुणे 5 40, या 5 पुरुष 8 के कर रहे हैं तो भी 40, 26 दिन, 26 गुणे 40 टोटल वर्क होता, और इन लोगों की क्षमता और संख्या में गुणा किए तो ये निकल गया। एक देखते हैं, एक और क्वेश्चन शायद है, हाँ इसको देख लेते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 भाजक 21 और 23 हैं। आपको पता है जब भी हम 2 संख्या की बात करते हैं, मतलब क्या होता है, A गुणे B गुणे C हो एक संख्या,
दूसरी संख्या बी गुणे सी गुणे डी हो गुणे ई भी हो मान लो। होता क्या है, इनमें से हम मैक्सिमम जितना निचोड़ सकते हैं वही HCF होता है। अब जैसे इन दोनों में से मैक्सिमम क्या निचोड़ोगे आप, बी को निचोड़ पाओगे और सी को निचोड़ पाओगे, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, ए, और इधर क्या बच जाएगा, डी गुणे ई। यही होता है HCF जो आप ज़्यादा ज़्यादा कॉमन निकाल पाए, ठीक है। और ये होती है HCF निकालने के बाद एक संख्या और दूसरी संख्या। अब इन दोनों संख्या में ना कुछ भी एक दूसरे से कटने वाला नहीं है, दोनों अपने आप में को प्राइम है, को प्राइम बच जाती हैं, सहअभाज्य जिसको कहते हैं। अब इसका अगर LCM निकालना होता है, LCM, तो B इंटू सी तो निकला ही है, गुणे LCM का क्या मतलब होता है ना कि ये दोनों मिलके काट दें सबको। तो ये बताइए, अगर इसको काटना हो तो बी सी को काट देगी लेकिन ए बच जाएगा। इसको अगर काटना हो इसको तो बी सी को काट देगी, डी ई बच जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इससे भी कटने के लिए इसको ए दे देंगे, इससे भी कटने के लिए इसको ए दे देंगे, और इससे भी कटने के लिए इसको डी और ई भी दे देंगे, डी और ई भी दे देंगे। समझ रहे हैं बात को? मतलब अब क्या हो गया, ये इसका LCM हो गया। इसको ये दोनों संख्याएं काट सकती हैं, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसको दोनों काट पाएँ। या आप एग्जाम्पल में ऐसे आपको समझाता हूँ। आप मान लो कि 24 हो और एक मान लो कि 76 हो, ठीक है, और एक मान लो कि 84 हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पहले दो संख्या में समझिए, 24 को ले लीजिए और एक और संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 36 को ले लीजिए। अच्छा, अब इसमें से आप 12 को निकाल लेंगे, मैक्सिमम जो निचोड़ सकते हैं। अंदर बचेगा 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी, लेकिन अब 24 से अगर 12 को काटना है तो 12 तो कट जाएगा, लेकिन 24 के पास 2 और है, नहीं काट पाएगा। 36 को 12 को काटना है तो 12 कट जाएगा, 3 और है जो नहीं काट पाएगा। तो ये हमको HCF तो पता चल गया, लेकिन अगर LCM चाहिए तो इस HCF में 12 में 2 को भी लाना पड़ेगा और 3 को भी लाना पड़ेगा, यही LCM बन जाता है। मतलब निचोड़ने के बाद जो अलग अलग दो संख्याएं बचती हैं जिसमें कुछ नहीं निकाला जा सकता है, अगर उन दोनों को भी गुणा कर दें तो LCM बन जाता है। बस ये समझाना था। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो भाजक 21 और 23 हैं। अब आप एक बात बताइए, 37 तो निकाल लिया होगा, अंदर कुछ और कुछ बच गया होगा, ठीक है। ये बोल रहा है दो भाजक 21 और 23 हैं। अगर 21 से हम भाग दें तो 37 तो नहीं कटने वाला है, यानी 37 के पास एक 21 भी चाहिए। अगर LCM, इसके LCM के दो भाजक बोल रहा है, LCM क्या होगा, ये अगर A है ये B है तो LCM 37 गुणे A गुणे B, यहाँ मैंने दिखाया ना 12 गुणे 2 गुणे 3, ये होगा। अगर कह रहा है 21 से कट रहा हो तो 37 तो 21 से नहीं कटता है, इट मीन्स ये 21 होगा, ठीक है। और एक नंबर जो यहाँ से बन के आएगा 37 21 में से निकाला गया रहा होगा, और दूसरा 23 से कट सकता है तो इसमें 23 भी नहीं है तो दूसरा 23 होगा, यानी दूसरा नंबर 37 गुणे 23 रहा होगा। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, छोटी संख्या यही है। 21 सत्ते 147, 7 हासिल लगा 14, 21 तियाँ 63 और 14 77। आंसर, क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, अप्रोच ज़रूर देखा होगा क्वेश्चंस को करने का। कल मैं फिर से लाभ हानि का, आज मैं क्वेश्चन नहीं ला पाया, कल लाभ हानि के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कल मैं फैक्टर्स की तरफ जाऊंगा। फैक्टर्स पूछता है ना, सम फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये सब कुछ कल हम निकालना सीख लेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक कोर कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा और परसों रिमाइंडर थ्योरम ला करके नंबर सिस्टम से लगभग कवर कर लिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी देखिए पसंद आए, परिश्रम काफ़ी लगती है बनाने में, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।